हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस टॉपिक के बारे में। तो जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस वो क्या है, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी के अंदर आता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ही खुद ब खुद बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी कि इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। यानी कि ये इन्फ्लामेशन है किसका, जॉइंट्स का। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है और ये सीरियस तरह का इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। मतलब कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। रेमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक सिस्टमिक एंड प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेनली इन स्मॉल एंड पेरिफेरल जॉइंट्स। अब रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, हमारा क्रॉनिक है, यानी लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, ये जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये रहती है। और ये सिस्टमिक है क्योंकि इसमें हमारा इंक्लूड हो रहा है इम्यून सिस्टम की वजह से। और ये प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेटरी डिजीज है क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि हमारे ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मेनली ये कहाँ पर होता है, हमारे स्मॉल एंड पेरिफेरल जॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इंसिडेंस। RA rheumatoid arthritis occurs 2 to 3 times more common in females। जो हमारा rheumatoid arthritis है वो हमें 2 to 3 times more common हमें किस में देखने को मिल रहा है, फीमेल्स में। यानी कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इट कैन occurs at any age but common in 20 to 40 years। अगर हम किसी को देख के पता कर सके कि इसको इन फ्यूचर में rheumatoid arthritis होगा कि नहीं, तो हम ऐसा किसी को पता नहीं लगा सकते। rheumatoid arthritis किसी को भी हो सकता है, किसी को भी, बट लेकिन मोस्ट कॉमन एज जो केसेस देखे गए हैं वो किसकी एज में देखे गए हैं, 20 से लेकर 40 ईयर्स की एज में देखे गए हैं। Women who are taking oral contraceptives are less likely to develop RA। जो वुमेन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का लेती हैं उनको क्या है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस कम है। Rheumatoid arthritis affect the synovial joint but may involve the cervical spine, elbow, hip and shoulder joint। बेसिकली जो rheumatoid arthritis है उसके अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारे जॉइंट से इफेक्ट हो रहा है। और जॉइंट हमारे क्यों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स अफेक्ट हो रहा है। और ये सिर्फ साइनोवियल जॉइंट को ही अफेक्ट नहीं करता है, ये हमारे सर्वाइकल स्पाइन, एल्बो, हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये सारे हैं हमारे मूवेबल जॉइंट्स। और जहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर मूवेबल जॉइंट्स होंगे, जहाँ पर भी मूवेबल जॉइंट्स की जो कैविटीज होगी उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो जहाँ पर भी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो भी साइनोवियल जॉइंट्स होंगे, उन सभी जॉइंट्स पर क्या, उन सभी बोन्स पर, उन सभी जॉइंट्स पर क्या है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस हमें होगा। फिर आता है हमारा इटियोलॉजी। इसके रेमेटॉइड अर्थराइटिस होने के क्या कारण है। बेसिकली इसका प्राइमरी कोज अननोन है, बट लेकिन इसका हम देख सकते हैं जेनेटिक फैक्टर, एक कारण इसका जेनेटिक फैक्टर है। बेसिकली अगर किसी भी जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड हम ले सकते हैं, अगर किसी की भी फैमिली में किसी को पहले से ही कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर किसी को पहले से ही रेमेटॉइड अर्थराइटिस है फैमिली में, तो हो सकता है किसी के पेरेंट्स मदर को हो तो उनके बच्चों को भी इन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जेनेटिक फैक्टर में भी आ सकता है, हेरिडिटरी प्रीडिस्पोज की वजह से। हमारा थर्ड आता है इन्फेक्शन ट्रिगर्ड बाय वायरस। अब जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है, हमारी बॉडी खुद ही डैमेज करने लग जाती है हमारी बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को इसमें। तो क्यों करने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से, उन वायरसेस से, जो मेनली ट्रिगर होता है ये वायरस की वजह से, अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ गया, कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, हार्मफुल वो आ गया, एजेंट आ गया, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसमें उससे लड़ने की कोशिश करेगा। बट क्या होता है उस टाइम पर, हमारा इम्यून सिस्टम क्या आ जाता है, हाइपर रेस्पॉन्स एक्टिव में हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद हमारी बॉडी को नुकसान ट्रिगर करने लगता है।
फोर्थ रीजन है इसका इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे, हम इसका क्या मतलब है, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म मतलब कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम में फॉर एग्जांपल में जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट मदर का जो उसका बेबी होता है, बेबी का डीएनए या फिर टिश्यू सेल जो होता है वो माँ के ब्लड के सर्कुलेशन में घूम रहे होते हैं या मैच कर रहे होते हैं, बट लेकिन मेनली जो प्लेसेंटा है वो मदर के और बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को अलग करता है। पर अगर कहीं ना कहीं प्लेसेंटा ने अपना काम सही से नहीं किया तो क्या होगा, जो बेबी के टिश्यू सेल होंगे या बेबी की जो वो होंगी टिश्यू सेल होंगे वो मदर के उसमें जाने के चांसेस होंगे, तो जिसकी वजह से वो मदर के ब्लड सर्कुलेशन में जाकर इन फ्यूचर में मदर के इम्यून सिस्टम को क्रॉस रिएक्ट करेगा और बाद में मदर को इन फ्यूचर में रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। इसीलिए हम एज ग्रुप में देखें तो 20 to 40 ईयर्स की फीमेल्स में हम लोगों को ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर ये कंडीशन उनको हो सकती थी। फिफ्थ वन इज हार्मोनल इम्बेलेंस। हार्मोनल इम्बेलेंस में हम कैसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस है, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फ्लक्चुएशन होता है तो क्या होता है उस टाइम पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने का इंक्रीज होता है, यानी कि इन फ्यूचर में हमारे जीन्स ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे आगे किसी को भी चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा किसी को, हमारे फ्यूचर बेबी को, जनरेशन को रेमेटॉइड अर्थराइटिस होने के। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पर्सन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो पहला होता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। जो नॉर्मल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पर्सन है उसके लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होंगे, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, वो ज़्यादा हिल नहीं सकता। आर्टिकुलर पेन, जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पर्सन होगा उसको क्या होगा, पेन फील होगा उसको, पेन इन द सेंस ऐसा पेन फील होगा उसको जैसे उसकी हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है उसको। फिर वेट लॉस, जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पर्सन होगा उसका क्या होगा, वेट लॉस होगा। फीवर एंड फटीग होगा। एनलार्जमेंट ऑफ डोर्सल वेन, जो भी रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पर्सन होगा उसके जो हाथों के जो वेन्स होंगे डोर्सल साइड से वो क्या करेंगे, दिखेंगे। स्टिफनेस इन अर्ली मॉर्निंग, जब वो सुबह उठेगा तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, स्टिफनेस होगी, उसकी बॉडी उसको अकड़न महसूस होगी, वो ढंग से उठ नहीं पाएगा, उसको पेन महसूस होगा। इनिशियली पेन में बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ जॉइंट, उसको जब भी वो अपने हाथ पैरों को, अपने जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या फील होगा, पेन फील होगा। जॉइंट्स टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, अर्थराइटिस वाले पेशेंट को क्या होगा, जॉइंट टेंडरनेस होगी और स्वेलिंग फील होगी। नाइन्थ वन इज डिफॉर्मिटीज इन जॉइंट, जैसे नॉर्मल पर्सन को ले ले तो उसके जैसे उसकी हैंड्स की शेप होगी, बोन्स की शेप होगी वो नॉर्मल होगी, बट लेकिन अगर हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पर्सन की बोन्स देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज आएगी, वो नॉर्मल शेप में नहीं होगी। मैं आपको ऊपर पिक्चर में डाल दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। फिर आता है हमारा स्टेजेस ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है इसके। पहला स्टेज हमें बताता है unknown etiological factors initiate inflammation of joint with swelling of synovial membrane and production of excessive synovial fluid। अब स्टेज वन ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा है, अननोन एटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे हमने तो कुछ फैक्टर्स ऊपर पढ़े, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, वायरस से हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स हो रही है। किसकी वजह से, स्वेलिंग हो रही है उसकी वजह से, और साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि स्टेज 1 में जो है हमारी जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है। और जबकि एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है, वो हमारे जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो थिक होना चाहिए, बट लेकिन जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड होगा हमारे जॉइंट्स में तो वो वाटरी लिक्विड फ्लूइड की तरह हो जाएगा, जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए सही नहीं है। पहले स्टेज में हम लोग देखते हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स विद स्वेलिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर आता है हमारा स्टेज सेकेंड,
स्टेज सेकंड में हम देखते हैं pannus is formed at the junction of synovium cartilage. This extends over the surface of articular cartilage and validation of the joint capsule and subchondral bone. अब स्टेज 2 में हमें स्टेज 2 ऑफ अर्थराइटिस में हमें क्या देखने को मिला, ये हमारे जॉइंट्स के बीच में यानी कि जंक्शन ऑफ साइनोवियम कार्टिलेज के बीच में क्या हो जाता है, पेनस फॉर्म हो जाता है। पेनस एक तरह का पेनस एक तरह का है, गांठ टाइप है। पेनस एक तरह का स्कार लाइक टिश्यू है जो प्रेजेंट हो जाता है हमारे जंक्शन ऑफ साइनोवियम एंड कार्टिलेज के ऊपर, जिसकी वजह से एक्सटेंड हो रहा है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा उसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनवैलिडेशन ऑफ द जॉइंट हो रहा है, यानी कि डैमेज ऑफ द जॉइंट हो रहा है। और सबकॉन्ड्रल बोन जो हेल्प करेंगे हमारे जॉइंट्स को मूव करने में, कार्टिलेज सबकॉन्ड्रल बोन जो हमारे जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करेंगे, बट लेकिन इसकी वजह से पेनस फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, इनवैलिडेशन ऑफ जॉइंट हो रहा है। Third stage of rheumatoid arthritis. In this stage, damage extend not only the cartilage but also to the bones. अब हमने पिछले स्टेज सेकंड में हमने देखा था कि कार्टिलेज को डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से बोन को डैमेज हो रहा है, बट लेकिन हाँ, जिसकी वजह से जॉइंट को डैमेज हो रहा है। बट लेकिन स्टेज 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ डैमेज कार्टिलेज तक नहीं होता है बल्कि पूरी बोन को हो रहा है। यहाँ पर जॉइंट की भी बात नहीं कही है, पूरी बोन को क्या है, अफेक्ट कर रहा है ये। एट दिस पॉइंट पीपल एक्सपीरियंसेस पेन। इस पॉइंट पर आने के बाद जो है पर्सन को पेन फील होना शुरू हो जाता है और मसल वीकनेस होती है और मेमोरी लॉस भी हो जाती है। फोर्थ स्टेज ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोग क्या देखते हैं, इन दिस स्टेज पीपल में एक्सपीरियंस स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी। लास्ट स्टेज ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस में सीवियर पेन होता है, एक्सपीरियंस करता है बहुत स्वेलिंग को, पेन को, स्टिफनेस को, और लॉस ऑफ मोबिलिटी हो जाती है। फिर हम लोग इसका देखते हैं ट्रीटमेंट। वैसे तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते हम इसको, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल में टू रिलीव पेन एंड फीवर, जैसे हम लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पर्सन को पेन फील होगा, फीवर होगा, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स। फिर सेकंड आता है हमारा एक्सरसाइज, जैसे कि उसके जॉइंट पेन हमने देखा, उसकी मोबिलिटी कम हो रही थी तो हम उसको एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं। फिर थर्ड वन इज फिजियोथेरेपी, जॉइंट पेन के लिए, बोन में पेन होने के लिए हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पर्सन को। फोर्थ वन इज नसेट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को ये मेडिकेशन देंगे। फिफ्थ वन इज हेल्थी डाइट, हम पेशेंट को जंक फूड खाने के लिए मना करेंगे, अवॉइड करेंगे बाहर की चीज़ें खाने के लिए, नॉर्मल हेल्थी डाइट जो है वो फॉलो करें अपने लाइफ में। सिक्स्थ वन इज सर्जरी, बेसिकली सारे रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को सर्जरी नहीं हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसके ज़्यादा ही सीवियर जॉइंट डैमेज हो जाता है, जिनकी डिफॉर्मिटीज ज़्यादा हो जाती है जॉइंट्स की, बोन्स की, सिर्फ सर्जरी हम उनको बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रेमेटॉइड अर्थराइटिस यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।